अध्याय 4। धम्म की आवाज सुनते ही कौशल्या देवी बदहवास रसोई से दौड़ी आई थी। बेटा नीचे जमीन पर पड़ा कराह रहा था। देखा तो सिर पर थोड़ी चोट भी लगी थी। मुंह के एक किनारे से लार टकर कर गले तक आ रही थी। मां कौशल्या देवी आंचल से कभी मुंह पोंछती तो कभी सिर। अकेले उसे उठाकर बिस्तर पर लिटाना मुश्किल हो रहा था। सुबह के लगभग 8 बज रहे होंगे जब अवध नारायण बाबू कहीं बाहर निकले थे और फूलचंद भी आ जाने में थोड़ी देरी कर रहा था। हेलो हेलो, कहां है? जयप्रकाश पलंग से नीचे गिर गया है। माथा पर चोट लगा है, कहां है? आइए ना जल्दी। कौशल्या देवी ने रूंधे हुए गले से हड़बड़ी में कहा। अरे कैसे? अरे हेलो हेलो। उधर से अवध नारायण सिंह घबरा कर बोले। आप घर आइए ना पहले जल्दी, मोबाइले पर सारा इंक्वायरी किए हुए हैं। झल्लाते हुए फोन काटा कौशल्या देवी ने। अवध नारायण सिंह भी फोन के कटते कटते 10 फलांग लगाकर तेजी से घर की ओर निकल चुके थे। बीच बीच में थोड़े पांव लड़खड़ाते और लगभग दौड़ते हुए जाने के कारण सांस भी ऊपर नीचे फूल रही थी। अरे क्या हुआ? कैसे पलंग से? ओह, जरा भी ध्यान नहीं देती हैं आप भी। सब फूलचंदवा के भरोसे छोड़ के घुसे रहती है रसोई में। घर में बेजान बेटा पड़ा है, पता नहीं क्या क्या पकवान बनते रहता है रसोई में। घर में घुसते ही अवध नारायण सिंह भी चिढ़ते अकबकाते बोलते हुए आंगन पार कर बरामदे से सटे कमरे में दाखिल हुए। हम गिरा दिए, आप हम पर चिल्ला रहे हैं। दिन रात तो यहीं लगे रहते हैं। हमारा बेटा नहीं है क्या? आप ही का बेटा है बस। और पकवान बनता है घर में। आप ही घास खाइएगा, क्या करे, छोड़ दे सब कुछ। हम तो अपना चेहरा तक नहीं देखे आईना में जब से बेटा ऐसा पड़ल हुआ है। वहीं जमीन पर ही बैठी कौशल्या देवी जवाब में तेज स्वर करते हुए लगभग रोने रोने को होती हुई बोली। पकड़िए पकड़िए, पहले उसको उठाकर बिछौना पर तो डालिए भाई। और इस साला फूलचंदवा हरामी साला, जब हमारा बेटा गिर बजड़ ही जाएगा तो इसको क्या थोथना देखने के लिए रखे हैं? अवध नारायण सिंह पूरी ताकत से जयप्रकाश को खींचकर कमर के नीचे से उठाकर पत्नी कौशल्या देवी के सहयोग से उसे बिस्तर पर लिटाते हुए झल्लाई आवाज में बोले। ये एक दिन का हाल है क्या? रोज देर से आता है और दोपहर बाद ही जाने के लिए अकबक करने लगता है। कौशल्या देवी पलंग के उल्टे हिस्से खड़े होकर जयप्रकाश के पैरों को सहलाते हुए बोली। अभी अवध नारायण सिंह ने कौशल्या देवी की बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया। वह बेटे के सिरहाने बैठे लगातार उसे निहार रहे थे। जयप्रकाश की दोनों आंखें ऊपर कमरे की छत पर सटी हुई थीं। बीच बीच में वह कभी पैर, हाथ या शरीर पर जहां कोई मच्छर बैठता तो झटके में बदन का वह हिस्सा हिलाता। कभी कभार मुंह से आ की आवाजें निकालता। ऐसा लगता जैसे एक नवजात शिशु बोलने की कोशिश कर रहा हो। हाँ बेटा, बेटा, हाँ बोलो ना बेटा, हाँ बोलो ना। यह बोलते हुए अवध नारायण सिंह जैसे रो पड़े थे अचानक। कब कब तक आखिर? बताइए ना, कब तक? हम पागल हो जाएंगे। अब बर्दाश्त नहीं होता है जी। यह क्या जिंदगी है बेचारे का? ये जिंदा भी है, ये कैसा जिंदा है? बताइए ना आप हमको। कौशल्या देवी कहते कहते फफक पड़ी थी। अवध नारायण सिंह पत्नी को इस तरह रोता देख डबडबाई आंख लिए पलंग के सिरहाने से उठे। पत्नी की बाहों पर हल्के से दोनों हाथ रखा, लेकिन अंदर की ममता न जाने कितने दिनों से चाक हुई बैठी थी। कौशल्या देवी की आंखों से धार बही जा रही थी। अवध नारायण सिंह भी शायद सांत्वना नहीं दे रहे थे। सिर झुकाए कलप रहे थे। दोनों दुख की नदी साझा कर रहे थे। आपको यह सब कैसे देखा जाता है? ये कैसा लीला है भगवान? हमारा बेटा मर गया था ना जी। हम कलेजा पका के पत्थर तो कर लिए थे ना जी। फिर काहे ही पत्थर को फिर से चूरने ले आए? बोलिए ना, बोलिए ना जी।
अचानक अवध नारायण सिंह के छाती पर सिर पटककर रो रो कर जार जार होती जोर जोर से बोलने लगी थी कौशल्या देवी। चुप हो जाइए ना आप, सुनिए ना, सुनिए, शांत होइए। ठीक है, वो बोलेगा, चलेगा, सब करेगा, भरोसा रखिए ना। देखिए जयप्रकाश, हाँ, हमारा भी तो बेटा है। बताइए ना, हमारा कलेजा नहीं फटता होगा इसको इस हाल में देखकर। हम तो साला अपना सब जमा कमाई देकर खुशी खुशी बेटा लेकर आए। हम तो यही ना चाहते हैं कौशल्या जी की जल्दी जयप्रकाश दौड़े, बोले, उठे, जागे, बतियाए, फिर से वही जयप्रकाश। अवध नारायण सिंह ने दोनों हाथों से बांह पकड़कर कौशल्या देवी को एक बार जोर से झकझोरते हुए कहा। कौशल्या देवी अभी अपनी पत्थर हुई आंखों से अवध नारायण सिंह को अपलक देखे जा रही थीं। चुप, चुप रहिए आप। आपको लगता है कि यह सब ठीक हो जाएगा? कैसे होगा? आए, अरे सब कुछ दे के ही लाए तो खाली इसका देह उठाकर काहे चले आए? इसका दिमाग, इसका बोली, इसका बुद्धि, इसका पूरा जिंदगी, ये सब वही काहे छोड़ आए आप? अरे वो कौन पापी तांत्रिक है जो ये खेल कर रहा है हमारे बेटा के जिंदगी से? आए। अचानक विस्फोट हुआ और कौशल्या देवी ने चिल्लाते हुए खुद को झटके से अलग करते हुए कहा। लगा जैसे कौशल्या देवी की आंख का पत्थर अवध नारायण सिंह की पानी भरी कटोरी में आ गिरा हो। आंसू छलक कर अब हथेली पर आ गए थे। अरे तो हमारा क्या गलती है साला? आए आए, अरे बताए ना कोई हमारा गलती क्या है? 20 लाख रुपया ले गए थे गिनकर। अरे चमत्कार देख के आए, मारा हुआ बेटा फिर से जिंदा बनवा कर ले आए। बताइए ना, कौन बाप साला खुश नहीं होगा? अवध नारायण सिंह ने ऊंची आवाज में दर्द से कराहते हुए कहा। हाँ हाँ, तो कहां है जिंदा, कहां है जिंदा? पत्नी कौशल्या देवी ने उससे भी ऊंचे स्वर में कहा और जैसे तनी हुई धनुष की डोर टूटती है उसी तरह ढीली होकर जमीन पर लुढ़क गई, फपक कर रो पड़ी थी। अवध नारायण सिंह ने लपक कर पत्नी को थामा और खुद भी निढाल होकर जमीन पर साथ बैठ गए। इस वक्त दोनों एक दूसरे के गले में थे। दोनों की बाहें लगातार भीग रही थीं। हमको इस कमरा में घुसने तक भी डर लगता है जी। इसको ऐसा देखकर डर लगता है। हम नहीं देख पाते हैं इसको ऐसा, हम नहीं देख पाते हैं अपने बेटा को ही हाल में। ये हमारा जयप्रकाश नहीं है जी। वो हरमजादा कौनो टोना कर दिया है, मति भ्रम हो गया है जी। हमारा बेटा तो मर गया है जयप्रकाश के पापा, मर गया है हमारा बेटा। जैसे कंठ में क्रंदन का कोई फोड़ा फट गया था। कौशल्या देवी हहर रही थी। अवध नारायण सिंह मानसिक उलझन और चिंताओं के जाल के भीतर से ही किसी तरह हाथ निकालकर पत्नी की पीठ पर रख उसे आस बेआस की सांत्वना दे रहे थे। बिना हिले डुले अब दोनों अचानक ठहर गए थे। अभी ऐसा लग रहा था जैसे दो पत्थर जमीन पर गड़े एक दूसरे से सटे बैठे हों। तभी बगल के पलंग पर एक करवट की हरकत हुई। दोनों ने एक साथ नजरें उठाकर उधर देखा। पलक झपकते दोनों उठकर अब जयप्रकाश के सिरहाने थे। उसको दूध पिलाए, जाइए कुछ ले आइए ना इसके लिए। अवध नारायण सिंह ने एक हाथ से अपनी आंख पोंछकर दूसरे हाथ से बेटे का सिर सहलाते हुए कहा। पत्नी कौशल्या देवी चुपचाप बिना कुछ कहे अपने आंचल से चेहरा पोंछते हुए रसोई की तरफ चली गई। रसोई में अक्सर खाना बनता तो था, लेकिन चूल्हे से उतरा खाना कब कढ़ाई में रखे रखे सूख जाता पता ही नहीं चलता था। उस रसोई में खाना क्या बनता, क्या खाया जाता वहां जहां दुख खुशियों को खाए जा रहा हो। घर में जवान बेटा बिस्तर पर पड़ा रहता था, न कुछ खाना न पीना, बस किसी तरह दूध पानी और कभी कभी बनी हुई पतली दाल को घूंट 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 करके वो जिंदा था। किसी भी मां के लिए उसका बनाया खाना देवी अन्नपूर्णा भी ग्रहण करें तो छोटी सी बात है। मां के हाथों बने खाने की सिद्धि तो उसके बच्चों को ग्रहण करने से ही होती है। तभी कटोरी में दूध लेकर कौशल्या देवी कमरे में आई। इसका माथा में चोट ज्यादा लगा था क्या? अवध नारायण सिंह ने हल्के हाथों से पुत्र जयप्रकाश के सिर पर हाथ फेरते हुए पत्नी से पूछा। नहीं, क्रीम लगा दिए थे, ज्यादा नहीं लगा था, और क्या पता बेचारा बोल भी तो नहीं सकता है।
रो रहा था बस गिरने के बाद। बोलते ही शांत दिख रही कौशल्या देवी फिर से रो पड़ी। अब धीर भी धरिए थोड़ा, आप भी अगर हिम्मत नहीं दीजिएगा तो इस हाल में तो हम पगला जाएंगे। अवध नारायण सिंह ने बूझी आंखों में आस का धुनलका लिए हुए कहा। कौशल्या देवी ने हर बार की तरह फिर सुबह कर आंचल के कोर से अपने आंसू पोंछ लिए। किराना, दूध, अखबार के उधार से लेकर घर के खर्च कमाई के पाई पाई का हिसाब रखने वाली कौशल्या देवी आंसुओं के गिरने रुकने का कोई हिसाब ही नहीं रखती थी। यह कब गिरते और कब सूख जाते कुछ पता नहीं रहा था। तभी मुख्य दरवाजे के पल्ले खुलने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। फुलवा आया है, लगता तो है। आज जरा इसको टाइट करते हैं, एकदम मनमर्जी का हो गया है। अवध नारायण ने अपनी ओर से कम, पत्नी के मन की ओर से ज्यादा कहा था। कौशल्या देवी तो फूलचंद पर खूब गुस्साई हुई थी ही। फूलचंद ने एकदम से अंदर घुसते ही काम की मुस्तैदी दिखाने वाले अंदाज में बिना इधर उधर देखे बरामदे पर रखी बाल्टी उठाकर सीधे पानी लेने के लिए आंगन से सटे नल की तरफ बढ़ा। अरे इधर आओ, इधर आइए फूलचंद बाबू, आजकल बड़ा टाइमली आते हैं आप तो, जैसे नयका लयका लोग टाइम से जॉब पर आते जाते हैं, है कि नहीं आए? अवध नारायण सिंह ने अपना मिजाज बता देते हुए पूछा। फूलचंद तो यह लहजा सुनते ही समझ गया था, आज मामला गड़बड़ है। अवध नारायण बाबू गरम है साला। आज मंदिर में थोड़ा भीड़ था ना मालिक, वहीं थोड़ा देर हो गया पूजा करने में। एक भी दिन नागा नहीं करते हैं, रोज पूजा करके आते हैं। जयप्रकाश बाबू के खातिर भी एक ठो फूल जरूर चढ़ाते हैं। भगवान बस जल्दी इनको ठीक करे। जय जय राम, जय जय राम। फूलचंद ने धर्म के रास्ते परमार्थ का फूल अर्पित करते हुए कहा। फूल जाकर भी एकदम सही बिंदु पर लगा था, सीधे हृदय पर। हाँ साला, आज के युग में कौन सोचता है किसी के लिए इतना भला। इस बात को सोचने के बाद किसी का भी उबलता हुआ गुस्सा गुनगुना हो जाए। लीजिए, सुन लीजिए जयप्रकाश की माता जी, सुन लीजिए फूलचंद का कहानी। यह तो आपके बेटा खातिर ही मंदिर में पूजा करने में देर हो जाता है, अब क्या बोले इसको। अवध नारायण सिंह ने रसोई की तरफ गई कौशल्या देवी को जोर से सुनाते हुए कहा। जी मलकाइन तो जानवे करती हैं, हमको कितना बार बतासा और अगरबत्ती का पैसा दी है चढ़ाने खातिर। फूलचंद ने कौशल्या देवी के कुछ कहे से पहले ही हेहेआई स्वर में दांत चिहारते हुए उनका भी आध्यात्मिक रुझान सुना दिया। हाँ तो तुमको रोज हवन करके आने बोलते हैं जी, है ना? एक पीस अगरबत्ती जलाने और 2 बतासा चढ़ाने में कितना घंटा लग जाता है। इतना देर से आते हो रोज, अरे कम से कम मंदिर से आकर तो झूठ ना बोलो। कौशल्या देवी ने रसोई से ही मुंह फुलाए भनभनाते हुए कहा। ठीक बात है एकदम, हाँ सही बात। एक टाइम टेबल तो होना ही चाहिए। अवध नारायण सिंह ने उदासीन भाव में चौकी पर रखा अखबार उठाते हुए कहा। घरेलू मामलों में ऐसे मौके पर इसी तरह तटस्थ हो जाने का अभ्यासी आदमी आगे चलकर गृहस्थ हो जाता है। गृहस्थी गुटखा खाके जोशीले नौजवानों की तरह रफ्तार में धुआं उड़ाते बाइक चलाना नहीं है। घर तेजी नहीं, धीमा होकर चलने से चलता है। अवध नारायण सिंह समझ रहे थे कि अगर फूलचंद पर ज्यादा बरस गए तो क्या पता कल से आना ही छोड़ दे। फिर कौन करेगा इस परिस्थिति में देखभाल? कहां मिलता है आजकल दिन भर घर द्वार में खटने वाला घरेलू नौकर। लेकिन इधर पत्नी का भी समर्थन करना ही था, इसलिए थोड़ा बहुत नरमी गर्मी से ही समझाकर फूलचंद को समय पर आने की नसीहत दे दी। हाँ, काम कर शाम को जाने के मामले में पूरी उदारता के साथ छूट थी कि चाहे जितनी देर से जाए कोई बात नहीं। इधर कौशल्या देवी ने भी फूलचंद को देखकर नाक मुंह थोड़ा सा और फुलाकर रसोई के भीतर ही 2-4 बर्तन जोर से पटके और गुस्से को तत्काल बर्तन धोते हुए बिम्बार मिश्रित पानी के साथ बहा दिया। दोनों प्राणी अभी शायद अपने अपने मन में वही एक ही बात सोच रहे थे कि कैसे तो बड़ी मुश्किल से एक आदमी पकड़ाया है। अवध नारायण सिंह ने पहले तो कहां न खोजा था कोई खटने वाला मिल जाए। पहली दफे जब पत्नी से फूलचंद पासी के बारे में चर्चा की थी तो कौशल्या देवी ने तुरंत साफ मना कर दिया था
किसी आसी पासी को घर के भीतर नहीं घुसाएंगे। अरे जात धर्म भी कोई चीज है कि नहीं। जब अवध नारायण सिंह जगत घूमकर थक हार गए और इधर कौशल्या देवी से अकेले संभालने ना लगा, तो कौशल्या देवी ने ही फूलचंद की याद दिलाई थी अवध नारायण सिंह को। सुनिए ना, फूलचंदवा को ही रख लीजिए ना। इस पर अवध नारायण सिंह ने पत्नी से पूछा भी था, फिर से सोच लीजिए एक बार, जात का पासी है, फिर धर्म न जाए रोज रोज आपका। इस पर कौशल्या देवी ने भरे अफसोस में कहा था, हाँ तो अब करें क्या, माथा पर विपत्ति है तो इतना तो सहना ही पड़ेगा। हमसे अकेले नहीं हो रहा ये सब कुछ संभाल, सो अब कुछ उपाय भी तो नहीं है, उसको लाना ही होगा। अवध नारायण सिंह ने इस पर कहा था, हाँ थोड़ा सा बर्दाश्त करना ही होगा अगर काम करवाना है तो। अब कोई राजपूत पंडित थोड़े मिलेगा घर में चाकरी करने के लिए। ऐसे लोग तो बहुत हैं बेरोजगार, पर दिन भर चौपाल पर भूखे बैठे लूडो खेलेंगे, गांजा उड़ाएंगे, लेकिन कुदाल नहीं उठाएंगे साले। तब इतना कुछ समझ बूझ कर भला कौशल्या देवी भी क्या करती। दिल भारी करके अंतिम बार कह दिया था, रख लीजिए ना, मजबूरी में सब पाप क्षमा है, भगवान माफ करेंगे। भगवान सच में माफ कर भी देते थे, उनका तो काम ही था। विपदा में धर्म ढेला हो जाता है, आप अपनी सुविधा के हिसाब से उसे उठाकर किनारे भी रख सकते थे। प्राचीन ग्रंथ में इसे ही आपद धर्म कहा गया था। अक्सर इसे धर्म का लचीलापन कहते हुए विद्वत जन इसे एक उदार तत्व मानते थे, जबकि ये तो धर्म का लिजलिजापन माना जाना चाहिए था। भला किसी भी धर्म में कोई भी व्यक्ति किसी भी हाल में अछूत क्यों हो। तमाम धार्मिक आपातकाल और शंकाओं के बीच कौशल्या देवी ने अपने पुत्र जयप्रकाश के लिए बरामदे वाले बाहरी कमरे में इंतजाम करके धर्म की सकरी गली से कुछ हद तक समाधान का रास्ता निकाल लिया था। इससे कम से कम घर के भीतर वाले पूजा घर और उससे सटे शयन कक्ष तक को तो फूलचंद के प्रवेश से बचा लिया गया था। यह भी क्या अजीब बात थी ना, जबकि पूजा घर में फूल तो होने ही चाहिए। अध्याय 5। उस रात फूलचंद बिस्तर पर करवट बदलता रहा था। उसके मन की कुलबुलाहट बार बार जमी हुई नींद खो दे रही थी। उसे बार बार यही ख्याल आ रहा था, साला आखिर कोठी वाला बात रामदयालवा कैसे जाना। तब तो पुलिस को भी पता चल ही गया होगा। मतलब अब ऐसा नहीं है कि बस एक हम ही सब जानते हैं। जो फूलचंद सुंदर भगत की दुकान पर हर सांझ बैठकर गांव से लेकर दुनिया भर की हर छोटी बड़ी काम बेकाम की बातें बतियाकर अपना भोजन पचाता था, मन में इतना बड़ा राज छुपाए अब तक अंदर अंदर खदक रहा था। सुबह पंछियों ने अभी अपना डेरा छोड़ना शुरू ही किया था। रात भर पलक झपकी करते फूलचंद ने देर से ओढ़ी हुई चादर पैर की तरफ फेंकी और खटिया के नीचे चप्पल टटोलने लगा। आंखें लाल, पलकों पर अटकी घिसी हुई नींद और मन में अटका हुआ था सवाल। वो उठकर सीधे अवध नारायण सिंह के घर को निकला। चाल नियमित से तेज थी। अवध नारायण अपनी दिनचर्या के निमित्त द्वार पर ही चौकी पर बैठे योगा कर रहे थे। सुबह सुबह चौकी पर बैठ के पेट को बिना घुमाए घुमाने का संतोष और जोर से सांस ऊपर नीचे बाहर भीतर फेंकने की कवायद करते हुए अजीब अजीब सी आवाज के साथ पूरे बदन की हुलडुलाहट को 21वीं सदी का योग कहा जाता था। योग से भी ज्यादा ये मात्र 55-60 वर्ष की औसत आयु वाले देश के मनुष्यों में शतायु होकर जीने की जबरिया इच्छा का प्रतीक भी था। योग आदमी को बचाता चाहे जितना भी हो, पर यह उससे अधिक यह बताता जरूर था कि प्रकृति का एक एक चिथड़ा नोच कर खा जाने के बाद भी मनुष्य थका नहीं है, निराश नहीं हुआ है, उसे और जीना है, बची हुई उम्मीदें भी नोच कर खाने के लिए। डायबिटीज, दम्मा, गैस, कब्ज, बवासीर, सांस फूलना जैसी दर्जनों बीमारियों से ग्रसित मर रहे मनुष्य ने जीने की इच्छा नहीं त्यागी थी। योग एक आशावादी दैहिक क्रिया थी। योग करते ही अल्पायु में भी मरा हुआ व्यक्ति समाज में सकारात्मक सोच तथा अनुशासित जीवन पद्धति को जीने वाला आध्यात्मिक योगैया के तौर पर याद किया जाता था। इसी गांव में
एक बार जीवन भर बिना किसी परहेज, बेछूट खान पान और अनियमित दिनचर्या जीने के आदि महाआलसी कहे जाने वाले बाबा भृगुनाथ यादव जी की लगभग 87 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। लोगों ने उनकी 13वीं पर पलथी मार के श्राद्ध का भोज खाते हुए कहा था, बूढ़ऊ एकदम बिना परहेज का जीवन जीते रहे। खान पान पर कोई कंट्रोल नहीं था। आदमी को उम्र बढ़ने पर परहेजी होना चाहिए। अगर बाबा भृगु यादव ढंग से थोड़ा योग जोग करते ना तो अभी 13 बरिस और जीते, गारंटी ही 100 बरस पूरा करके जाते। पहलवान आदमी था मर्दे। फूलचंद भी गांव में अक्सर प्रत्येक संभ्रांत परिवार के मुखिया को सुबह सुबह टीवी चलाकर उस पर आ रहे योग करते किसी बाबा को सामने गुरु और साक्षी मानकर योग करते देखकर बड़ा भयंकर प्रेरित हो गया था। देखा देखी वो भी अपने घर सुबह सुबह उठकर अपनी खटिया पर ही सांस ऊपर नीचे करके उछल उछल कर हाँप लेता था। इस दिव्य प्रक्रिया में कई बार उसकी खटिया टूट भी चुकी थी। रस्सी टूटते ही शरीर का निचला पिछला हिस्सा खट से जमीन पर जा लगता। फूलचंद आंख मूंद कर रोता बेचारा। ऐसा लगातार 4-5 बार घटित हो जाने के कारण फूलचंद के पार्श्व भाग पर एक स्थायी काला दाग अंकित हो गया था। योग फल के रूप में ये दगाह वरदान पा लेने के बाद अब फूलचंद ने बहुत दिनों से योग करना छोड़ दिया था। फूलचंद ने देखा कि चौकी पर अवध नारायण सिंह आंख बंद किए अभी ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। सहसा फूलचंद को ध्यान आया, साला हम तो ये वाला काम कभी किए ही नहीं योग में। मन ही मन उसे अफसोस हुआ। वह वही चुपचाप धीरे से ओसारा पर बैठकर अवध नारायण बाबू के नेत्र खुलने की प्रतीक्षा करने लगा। गृहस्थ आदमी ध्यान में होता है लेकिन ध्यानस्थ नहीं होता। अवध नारायण सिंह को हल्की सी खुर्र खार की आवाज से ही महसूस हो गया था कि कोई आया है। उन्होंने झट दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ा और धीरे धीरे आंखों को ठीक इस तरह से खोला जैसे नटराज सर्कस का पर्दा खुल रहा हो। नयन जब खुले तो पाया कि सामने फूलचंद पका पकाया सा मुंह लिए बैठा हुआ है। अरे तुम हो रे? हत, क्या बात है, आज सुत उठ के सीधे आ गए हो? चलो मलकाइन के डांट का असर तो हुआ। अवध नारायण सिंह ने योग मुद्रा भंग करके ऊपर चढ़ाकर लपेटी हुई लुंगी को पुनः फुल साइज में ढील देते हुए चौकी से उतरते हुए कहा, नहीं मालिक, अभी आए कहाँ हैं? अभी तो सुत के उठवे किए हैं। रात भर नींद नहीं आया था। फूलचंद ने अनुलोम विलोम दोनों व्यक्त करते हुए कहा, जिसे अवध नारायण सिंह ने तत्काल शायद ही समझा। अरे तो आए काहे हो भोरे भोरे मुंह दिखा देने? अजब बात बोलते हो। अवध नारायण सिंह बोलते हुए तब तक खिंच भी चुके थे। मालिक बात ही ऐसा है, अब पता नहीं कैसे बोले। यह बताइए कि यह कोठी वाला बात आप कहीं गपसप में किसी को बता दिए हैं क्या? फूलचंद ने बेहद रहस्यमयी अंदाज में आंख दाबकर थोड़ा अटकते अटकते सीधे ही पूछ लिया था। हट साला, साला हम काहे बोलेंगे? चला होगा पता किसी से कोठी को इंग्लैंड में थोड़े है। अब इतना बड़ा बात है तो एक न एक दिन तो सबको पता चलबे करेगा, लेकिन हम जाएंगे काहे प्रचार करने? अवध नारायण सिंह ने मामले पर कम आरोप पर ज्यादा बोलते हुए कहा, ओह तो जान लीजिए, अरे मालिक, यहाँ गांव में सबको पता चल गया है कि कोई आदमी रहता है कोठी में, उसको कोई सिद्धि फिद्धि है और बड़का खेल करता है। हम जब से सुने हैं हमारा तो माथा ही खराब हो गया था। हम तो तभी सोचे कि मालिक तो ऐसा नहीं करेंगे। फूलचंद लगातार बोलता गया, क्या? आए? अरे अरे जयप्रकाश के बारे में सब जान गए क्या गांव में? अरे तुम बक दिया क्या रे? अवध नारायण सिंह ने थोड़ा स्वर ऊंचा कर कमोबेश अकबका कर ही पूछा। नहीं नहीं, अरे बाप हे भगवान, भैरव जी का क्रिया आज छोड़िए ना, आपका क्रिया मालिक, भला हम बोलेंगे कभी? फूलचंद ने दांत से जीभ काट दोनों कानों को छूते हुए कहा, खैर और पता चल ही जाएगा तो क्या होगा है? खाली पता चलने से क्या होगा? जिसके पिछवाड़े में इतना दम है कि वहां से आदमी खरीदेगा, भेंट तो होता नहीं है सबको उस पागल बूढ़ा से। अवध नारायण सिंह ने जोर की आवाज में छटकते हुए कहा, सही बात, सबको थोड़े सब कुछ नसीब है, और गरीब बरुआ जाके क्या करेगा वहां? सुने पैसा कौड़ी भी तो लगता है वहां। फूलचंद ने अभी ओसरा वाले खंभे से अपना पीठ रगड़ते हुए कहा, हाँ जी, और नहीं तो क्या, चमत्कार भी पैसा कौड़ी वाला के लिए ही होता है फूलचंद।
नहीं तो तब तो सारा सारा कंगाल के भीड़ से कोठी भरल रहा था। अवध नारायण सिंह ने पैर पर चढ़ी काली चींटी को पैर से झटक झाड़ते हुए कहा, हाँ अच्छा मालिक, ये हमारे जयप्रकाश बाबू का कितना पड़ा था? फूलचंद ने तो जैसे एकदम से अधिकतम हॉर्स पावर वाले पंपिंग सेट के दाम पूछने जितना सहज होकर पूछ लिया था। पर अवध नारायण सिंह के लिए इतना सहज तो नहीं ही था ये सुनना। अभी तो बेटे की दहेज लेकर बेचने की उम्र थी। इस उम्र में पुत्र खरीदने का मूल्य बताना निश्चय ही असहज करने वाला तो था ही। पर न जाने क्यों अवध नारायण इस बात पर गुस्सा नहीं हुए। छोड़ो, जानकर क्या करोगे। अवध नारायण सिंह अप्रत्याशित रूप से हल्की सी एक बेबसी ली हुई हंसी के साथ बोले, एक बात जी, एक बात बस। अच्छा मालिक, देखने में कैसा है वह बूढ़ा, वो बुढ़वा आदमी जो आदमी को जिंदा कर देता है? फूलचंद ने अब और बढ़ती हुई जिज्ञासा के साथ पूछा। कुबड़ा है, तनी झुककर चलता है, बड़का मुंह है, जबड़ा बड़का है, मने देख लोगे तो डर जाओगे, अजबे लगता है मर्दे। अवध नारायण सिंह ने चेहरा याद करते हुए कहा, अच्छा ये सब छोड़िए मालिक, लेकिन मालिक एक बात और मालिक, ये बताइए कि तब तो जिसके पास भी पैसा हो वह जाकर केकरो भी जिंदा करके ला सकता है बुढ़वा के पास से? फूलचंद ने इसमें जिज्ञासा के साथ साथ खरीदारी के नियम भी पूछे थे जैसे। हाँ एकदम, उसका मांगा मन चाहा पैसा दीजिए तो कोई भी खरीद सकता है, लेकिन बुढ़वा है बदमाश, अनाप शनाप पैसा बोलता है। बाकी साले जाओ तो तुम अब बहुत चीज जान ली आज, काम न धाम, कुछ खाली बेगारी का गप करने में मन लगता है तुमको। जाओ जल्दी तैयार होकर आओ, काम पर लगो। अरे सुनो, जयप्रकाश वाला बात गलती से भी मुंह से न निकले, याद रखना, ठीक है ना? इतना बोलकर अब अवध नारायण सिंह पीठ नोचते हुए भीतर घर को चले गए। फूलचंद ने भी उन्हें टोका नहीं, वह भी वापस अपने घर को निकल आया। घंटा भर बाद वापस अपने नियमित दिन मजदूरी पर लौट आया। जब तक वो लौट कर आया तब तक अवध नारायण सिंह तैयार होकर कहीं निकल गए थे। फूलचंद ने चुपचाप दिन भर अपना काम किया और शाम को सीधे घर लौटने की बजाय वहां से पहले सुंदर की दुकान पर पहुंचा। आओ फूल बाबू, बड़ा आज मिलने आ गए हमसे। उस दिन तो आधा बात ही छोड़कर चले गए थे। बहुत तेजी में रहते हो आजकल, ज्यादा स्पीड ठीक नहीं। सुंदर ने देखते ही उलाहना देते हुए कहा, चाय पिलवाइए पहले, चाय। विश्वास करिए घाटा नहीं होगा, मान लीजिए सुंदरदा। फूलचंद ने झट से बेंच को अपने गमछे से झाड़कर बैठते हुए कहा। गर्मी ठीक ठाक थी। उसने चेहरे से टप टप गिर रहे पसीने को गमछे से पोंछा और मुंह में लगातार पान कचरे जा रहा था। आधा बाद में आधा ही पिलाएंगे बेटा, पहले बैठो थोड़ा देर। सुंदर ने बिना रामदयाल की दुकान की तरफ देखते हुए कहा। फूलचंद ने बस इसी तरह बिना कुछ बोले हल्की से मुस्की खोली और पान चबाता रहा। गर्मी से तरबतर फूलचंद एकदम जैसे ऊर्जा से भरा सिलेंडर लग रहा था। अंदर प्रोपेन और ब्यूटेन जैसे हिलोरे मार रही थी। बेंच से लटके दोनों पांव समेत पूरा बदन हिलाते झुमाते हुए वह अभी कला के नौवों रस को कचर कचर के रसपान का आनंद लेता प्रतीत हो रहा था। अरे सुंदर दादा, कहाँ गया वो दोगला राम दयालवा? आज बुलाइए ना जरा उसको, जरा उससे पूछेंगे कितना जानता है कोठी का किस्सा। बुलाइए साले को, बुलाइए। फूलचंद ने एकदम मस्ती भरे अंदाज में रामदयाल को आमंत्रित करने हेतु अपना हार्दिक ललकार व्यक्त करते हुए कहा। अभी तक सुंदर ने फूलचंद की बातें तो सुनी थी, लेकिन उसकी तरफ बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया था, क्योंकि इसी दौरान वह कुछ ग्राहकों का उधारी हिसाब भी अपने खाते में चढ़ा रहा था। लेकिन अब जबकि फूलचंद के इस तेवर पर उसकी नजर गई तो पल भर में उसने फूलचंद के भीतर झूम रहे मस्त कलंदर को देख लिया था। उसे यह समझते तनिक भी देर न लगी कि फूलचंद गर्म चाय की इच्छा से पहले कहीं से कुछ शीतल भी डालकर आया है। इतना सोचते हुए सुंदर जैसे ही निकलकर अपने काउंटर से बाहर आया, एक देसी खुशबू ने नथुने को छुआ और मामला पुष्ट हो गया। फूलचंद महुआ की तरह गम गम गमक रहा था। अच्छा चाय मंगा रहे हैं, पहले ये लो, पान फेंक कर कुल्ला कर लो।
सुंदर ने दुकान के दरवाजे के पीछे रखी पानी की बोतल उठाकर देते हुए कहा, वाह बिसलहरी, वाह। अरे सील भी टूटा हुआ है। 2 नंबर रखते हैं क्या पानी आप? फूलचंद ने बोतल एक हाथ से उठाकर पहले उसका ब्रांड देखा और ढक्कन खोलते हुए कहा। ढक्कन खोलते ही हाथ से फिसला और दुकान की चौखट से बाहर लुढ़कते हुए निकल गया। फूलचंद अकबक करते झटके में पीछे पीछे ढक्कन की तरफ दौड़ा और इधर हाथ में रखी बोतल से पानी छलक कर गिर गया। फूलचंद का फुल पैंट भीग गया था। अरे ओह तुम ही यार अजब करते हो। जब पानी भर के लाओ पहले चापानल से। अभी भर के ठंडा पानी लाए थे और तुम गिरा दिए यार। सुंदर ने पैर से काउंटर के सामने गिरे पानी को कांचते हुए कहा। सुंदर को भी इतना तो पता ही था कि आज फूलचंद अपने हृदय को महुआ के पवित्र प्राकृतिक रस से धोकर आया है। थोड़ा मोड़ा हिलेगा झूमेगा, लेकिन आज दिल का सब बात बोल देगा, पक्का कुछ नहीं रखेगा मन में। फूलचंद भी पता नहीं आज क्या सोचकर एकदम मिजाज बनाकर ही आया था। बहुत दिनों से संशय में कितनी बातें दबा कर रखी थी। ठर्रा किडनी नासी बहुत बाद में होता है, पहले तो वह संशय नासी होता है। मन में कोई उलझन हो, भय हो, अनिर्णय की स्थिति हो तो दवा ना लीजिए, न सलाह लीजिए, ठर्रा लीजिए। एक पौआ ठर्रा एक बड़े निर्णय का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। महुए का मदरस निर्णयन क्षमता को तेजी से विकसित कर देता है। लीजिए आपका बिसलहरी ला दिए भर के। मुंह हाथ भी धो लिए, अब फ्रेश लग रहा है। फूलचंद बोतल भर पानी लेकर वापस आते हुए बोला, चलो अब पिलाते हैं तुमको चाय। और सुनो, देखो रामदयाल के सामने कुछ मत कहना, आदमी बहुत ट्रिपहोर है वह। अब तो सुंदर जैसे पूरी कहानी सुनने को तैयार था। नहीं नहीं, एक बार बुलाइए ना जरा उसको, उसको भी तो देख ले हम, कितना दुनिया का खबर रखता है साला। फूलचंद पासी से ज्यादा जानता है रे इलाका को। फूलचंद बोलते बोलते हाथ उठाकर मुट्ठी बांध एकदम पुनः ललकारी मुद्रा में आ गया। दृष्टि यद्यपि रामदयाल की दुकान की तरफ नहीं रखी थी, कनखी से एक दफे देख लिया था बस। देखा कि रामदयाल ग्राहक को चाय देने में व्यस्त था। फूलचंद ये देखकर फिर बड़बड़ाने लगा। तो सुंदर ने बिना किसी प्रयास से उसे 2-3 बार चुप रहने को झिड़का और फूलचंद चुप होकर पलथी मार बेंच पर बैठ भी गया। अरे सुंदर दादा, ओ लीजिए, सुन ही लीजिए आज समूचा गाथा। और हे देखिए, आपको क्रिया रहा, किसी को मत सुनाइएगा, आप पर भरोसा करके सुना रहे हैं, याद रखिएगा। और ऐसा बात बता रहे हैं ना आपको, सुन के पागला हो जाइएगा, विश्वास ही नहीं होगा आपको। फूलचंद ने सर्वप्रथम केवल भूमिका के ही बदले में बिना पूछे सामने रखे कांच के मर्तबान से मेंटोस की 2 कैंडी निकालते हुए कहा। सुंदर ने टेढ़ी नजर से उधर देखा तो जरूर, और उस पर उसे टोका कुछ नहीं। अबे लो अब सुनाओ यार, भोसड़ी के बड़का जैसे कोई दूसरे लोग का किस्सा सुनाओगे, इतना भी क्या नाटक कर रहे हो, बोलो भी अब जल्दी भाई। सुंदर ने भी पता नहीं अब की किस बात पर इतना चिढ़ते हुए कहा। इसके बाद तो अब फूलचंद शुरू हो गया था। वह जैसे जैसे एक एक बात बताता जा रहा था, वैसे वैसे सुंदर की आंखें बाहर की ओर निकलती आ रही थी। सुंदर सुनते सुनते कब का अपनी ही दुकान की जमीन पर बैठ चुका था, उसे होश भी नहीं। लगभग 10 मिनट में फूलचंद ने घटना दुर्घटना सारी बातें सुंदर को बता दी थी। फूलचंद ने सुंदर भगत को अभी दूसरी दुनिया में ले जाकर पटक दिया था। छाती पर हाथ धरे यह सब सुन रहा सुंदर अभी इधर वाली दुनिया में था ही नहीं, वह दूसरे लोक में चितांग पड़ा था। रे बाप, मतलब सेकेंड हैंड आदमी भी मिल रहा है। तुम पक्का अवर नारायण सिंह के बेटा को देखे हो? सुंदर ने खुले मुंह को और खोलते हुए पूछा। अब आप भी गजब कर रहे, आप यह बताइएगा, होगा यह सब जानकारी किसी को? फूलचंद ने गुप्त खबरों के सबसे बड़े गुप्तचर की हैसियत से यह दावा किया। हाँ भाई, किसके पास होगा? किसी के पास नहीं। अरे हमारा तो सुन के सांस ऊपर नीचे हो रहा है, तुम तो रोज देख कर आता है। अच्छा है फूलचंद,
ठंडा पियोगे भाई, मिरिंडा? सुंदर ने फूलचंद से ज्यादा शायद खुद को ही पूछा था। हाँ। आज तो इस सब का बाप भी पी लिया है सुंदरदा, लेकिन लाइए मंगाइए, हमारे खातिर पेप्सी ले लीजिएगा। फूलचंद ने अनमने अंदाज में अनिच्छा के साथ अपनी हार्दिक इच्छा कह दी थी। सुंदर अपनी दुकान से निकल बगल वाली दुकान से पेप्सी की 2 कांच वाली बोतल लुंगी में छुपाए झट से लेता आया। इधर उधर देख भी रहा था कि कहीं रामदयाल की नजर न पड़ जाए। रामदयाल ने भूतकाल में 1-2 दफे ऐसी वारदात कर दी थी जब वह सुंदर को ठंडे की बोतल लाता देख अपनी गर्म चाय चूल्हे पर छोड़ उसकी दुकान जा पहुंचा था। सुंदर ने बड़ी सफाई से दोनों बोतलों के सटे हुए ढक्कन खोले जो वह दुकान से खुलवा कर लाया था, और फूलचंद की तरफ एक बोतल बढ़ाने से पहले अपनी दुकान की किवाड़ का एक तरफ का पल्ला धीरे से सटा दिया, जिससे कि बाहर से किसी को भी भीतर दुकान में चल रहे शीतल पेयन कांड दिखे नहीं। फूलचंद किवाड़ की आड़ में था। उसने बिना कुछ बोले शांति से सुंदर के हाथों से बोतल लिया और घूंट घूंट पेप्सी पीने लगा। अरे जल्दी से पी लो, चाय मंगाए, फिर रामदयाल ऐसे भी आ ही जाएगा कोनो बहाने, इसलिए फटाक से पीकर खत्म करो। सुंदर बाहर हुई किसी आहट से क्षण में ही जागृत होते हुए बोला, हाँ लीजिए ना, यह लीजिए, खत्म। छाछ है, असली है ये। फूलचंद ने सुंदर के वाक्य खत्म होते होते बोतल एक ही सांस में गटक कर खत्म कर दी और इसके तुरंत बाद थोड़ा सा लपक कर किवाड़ का पल्ला खोला। देखिए देखिए, इधर ही ताक रहा है साला, रुको चाय का भी बोल देते हैं। पल्ला खुलते ही झांक कर बुदबुदाया और जोर से आवाज लगाकर रामदयाल को चाय के लिए बोल दिया। करीब 5-7 मिनट में ही रामदयाल चाय की केटली लेकर अपने दुकान से उठा। आ रहा है चाय लेके, बोतल बेंच के नीचे जरा पीछे ठेल दो लात से, पर देखना कोठी के बारे में एक शब्द भी नहीं बोल रहा है इसके सामने। सुंदर ने पुनः आगाह करने के लिहाज से कहा, हाँ एकदम, इसको नहीं पता चले, साला 50 जगह ढोल पीट देगा। फूलन ने भी सुंदर की कुटुंबी को अपना समर्थन देते हुए कहा। मतलब यह साफ था कि अब तक फूलचंद के दिमाग से महुआ का रस उतर चुका था। अब मन की पवित्रता पुनः दुनियादारी की धूल में सन होशो-हवास वाले मनुष्य की तरह मलिन हो गया था। तभी तो अभी कुछ ही देर पहले रामदयाल को बुलाकर चिल्ला चिल्लाकर राज खोलने को लगा प्राणी अचानक बात छुपाने को राजी हो गया था। इतने में रामदयाल चाय लेकर पहुंचा। यार गरम गरम चाय, ठंडा पीने के बाद गरम चाय का मजा ही कुछ और है। रामदयाल ने जब केतली से प्लास्टिक कप में चाय भरते हुए कहा तो यकायक सुंदर और फूलचंद एक दूसरे को देखने लगे। सुंदर ने तो मन ही मन सोचा, साला एकदम डायन वाला नजर है इसका, देख लिया तो पेप्सी लाते हुए साला ठंडा खोर दलितर। ओ हमको हाथ ही दे दो आप, सुंदर ने मन ही मन खिंचते हुए कहा। इसी बीच फूलचंद ने बेंच के नीचे अपने पैर टटोलकर पेप्सी की बोतल को थोड़ा और पीछे ठेलने की कोशिश की। अरे देख के फूलचंद भाई, बोतल फूट जाएगा तो बोतल का भी दाम देना पड़ जाएगा ना दुकानदार को। रामदयाल ने बिना बेंच के नीचे की तरफ देखते ही कहा। फूलचंद यह सुनकर थोड़ा सा झेप गया था। अरे अरे वो थोड़ा आज गर्मी बहुत था, लगा लू मार देगा, यही लिए ठंडा पिए थोड़ा सा। फूलचंद ने उस झेपी हुई हंसी के साथ दांत चिहार कर कहा, हाँ पेप्सी तो काम करता ही है लू में, तुरंत पी लो तो राहत तो देता ही है। मतलब इसलिए तो जब तुम बोले कि लू जैसा लग रहा है तो हमको तुरंत कहे कि भाई जान बचाओ, पहले पेप्सी पी लो। सुंदर ने भी बस कुछ बातों से बात को ढका भरी था। हाँ हाँ, ठंडा तो एसी का काम करता है, हम तो दिन भर चूल्हा के सामने ही भट्टी जैसा जलते रहते हैं, हमको कहाँ लगता है गर्मी, आप लोग सुकुमार हैं महाराज। खैर छोड़िए, एक बात बता देते हैं, सुन के और गर्मी लगने लगेगा, 2 लीटर कोका कोला पीना होगा फिर। रामदयाल ने जोर से केटली को काउंटर पर रखते हुए कहा, क्या बात बताओ ना। सुंदर और फूलचंद के मुंह से एक साथ निकला, यही की कोठी में चमत्कार हो रहा है। कोई एक बुढ़वा अंग्रेज रहता है, प्रेत का सिद्धि है, मरा हुआ आदमी को जिंदा कर देता है। बहुत लोग वहां जाकर मरा हुआ आदमी को जिंदा करा के लाया है। अब देखिए क्या क्या होगा कलयुग में, हम तो जब से सुने हैं पीछे फट गया है बाबू मेरा।
सोचिए आप लोग का दिमाग भी फ्रेश हो जाए, बता दिए। रामदयाल ने इतना कहा और बिना रुके केटली उठाकर चल दिया, लेकिन यह सुनते ही फूलचंद को तो लगा जैसे पिया हुआ पेप्सी बाहर आ जाएगा। फूलचंद लगातार बस रामदयाल को जाता देख रहा था और सुंदर लगातार फूलचंद को। उसका चेहरा पीला, हरा, लाल सब एक साथ हुआ पड़ा था। अभी अभी एक सनसनीखेज गुप्तचर के रूप में आए फूलचंद में अब एक गुप्त रोगी नजर आ रहा था सुंदर को। सुंदर अब नजर घुमाकर खाली हुई ठंडे की बोतलें देख रहा था। अध्याय 6। डेनियल की कोठी वाली बात अब कानों कान चलते हुए कई जोड़ी कानों तक तो पहुंच ही चुकी थी। आसपास के गांव में भी कुछ लोग इसके बारे में सुनी सुनाई बातें सुन चुके थे। जो भी चर्चा थी बहुत ठोस आधार पर भले न थी, लेकिन थी जरूर। एकाध में से कोई कोई तो खुद जाकर देख आने तक का दावा भी कर देता था। पर रामदयाल चाय वाले को ये सब बातें वास्तव में चौकीदार भागवत हाजरा से ही पता चली थीं। भागवत हाजरा को भी किसी माध्यम से यह भनक लगी थी और वो कई दिनों से इसकी सत्यता जांचने के लिए अपने निजी अभियान के कारण रेकी में लगा हुआ था। लेकिन यह अलग बात थी कि कभी भी खुद से उस कोठी पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। भारतीय पुलिस व्यवस्था में गांव का चौकीदार पुलिस वरीयता क्रम में कहीं नहीं गिना जाता था, और यह भी शायद ही किसी को ज्ञात हो कि इसे वेतन कितना मिलता था, वेतन मिलता है भी कि नहीं। कई लोग तो इसे नौकरी भी नहीं मानते थे गांव देहात में। लेकिन ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था में किसी भी पुलिसिया गतिविधि का जनक स्रोत यह चौकीदार ही होता था। एक चौकीदार वह महत्वपूर्ण अदृश्य अनिवार्य जीवाणु होता था जिसके कारण ही किसी केस की दही जमती थी। चौकीदार मतलब गांव देहात में पुलिस प्रशासन की सबसे विश्वसनीय आंख। यह अलग बात थी कि भारतीय पुलिस व्यवस्था की यह आंख हमेशा फूटी ही रही। इसको दुरुस्त रखने के लिए न कभी सुरमा दिया गया, न कोई चश्मा। पुलिस प्रशासन इन आंखों पर पानी का छींटा मार इसे खोले रहता। इलाके की हर अच्छी बुरी घटना पर चुपके से खैनी रटाकर जेम्स बॉन्ड की भांति नजर रखते हुए उसे थाने पर बताना इनका खानदानी दायित्व होता था। चौकीदारी का पेशा पुलिस प्रशासन इकाई की नाक भी कही जा सकती थी। चौकीदार ही वह नाक था जो गांव में दिन रात सटा रहता और कुछ भी गंध दुर्गंध सूंघकर उसे थाने में छिड़क कर आना होता था। चौकीदार भागवत हाजरा की थाने में बुलाहट थी। दरोगा जोगी सिंह ने आज सुबह सुबह ही किसी सिपाही से फोन करवाकर चौकीदार हाजरा को याद किया था। सुबह के करीब 9 बजे होंगे। भागवत हाजरा साइकिल का पैडल मारता हाँफता हुआ थाने पहुंचा। थाना पहुंचकर साइकिल को अहाते की दीवार से टिकाया और सबसे पहले कोने वाले चापाकल पर जाकर पानी मार मुंह हाथ धोया। फिर सिर पर बंधी गमछी को खोलकर उससे चेहरा पोंछा और उसे अपने बाएं कंधे पर ले लिया। तभी किसी सिपाही ने वहां साइकिल पर डंडा मारते हुए पूछा, अरे ई साइकिल किसका है जी? सिपाही ने अपने थाने की चुस्त दुरुस्त अवैध सुरक्षा चक्र के मेंटेनेंस के लिहाज से अचानक अहाते में आ खड़ी हुई एक साइकिल को देखकर बेहद सावधानियन अंदाज में बतौर जांच ही ऐसा किया था। सिपाही ने तुरंत दूसरी बार थोड़े और जोर से डंडा बजाया। साइकिल पर डंडा पड़ते ही झंझन झंझन की आवाज सुनकर चौकीदार भागवत हाजरा पीछे मुड़ा। उसकी सदियों पुरानी साइकिल के आगे हिस्से में पड़े लाठी से पिछले हिस्से का मडगार्ड लोहे का चूर्ण गिरा चुका था। अरे सर, ए सिपाही बाबू, हमारा है, हमारा। हम चौकीदार भागवत हाजरा दरोगा बाबू बुलाए हैं। चौकीदार भागवत हाजरा साइकिल की तरफ तेजी से लौटते हुए बोला, का भाई? अरे कम से कम ताला तो रखो साइकिल में, हैं? बिना लॉक किए फेंके जा रहे। सिपाही ने चलते चलते कहा और पान थूकता हुआ वापस चला गया। इस पर जवाब में भागवत हाजरा ने तत्काल सिपाही से कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मन ही मन सोचकर 56-57 की उम्र में भी चौकीदार भागवत हाजरा का पचका हुआ सीना तावे पर छटपटा रहे पराठे जैसा आधा फूला और चेहरे पर मुस्कान तैर गई। भागवत हाजरा ने आज तक अपने साइकिल में ताला नहीं लगाया था। उसका कहना था कि
चोर की मां ने इतना अभागा बेटा जन्मा ही नहीं होगा जो चौकीदार भागवत हाजरा की साइकिल चुराकर अपनी बर्बादी को न्योता दे।